चलो, एक्चुअल में पूजा, विशेषज्ञ की राय को समर्थन या विखंडन करने वाले तत्व सुसंगत हैं। सेक्शन 45 में, 46 में और 50 में और 51 में। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। किसके अंतर्गत हैं बताइए जल्दी से। हाँ, पूजा ने कहा थैंक यू सर, 9 का टाइम ही सही है। हाँ बेटा, क्योंकि 8 पे नहीं हो पा रहा, मैं पूजा करता हूँ, मैं पूजा भाड़म भगम भाग पूजा करने के बाद भी में मजा नहीं आया मुझे ना। ओके, का कहा है 30 का ए, बिल्कुल सही कहा है। 30 का ए आंसर एकदम सही है। मध्य प्रदेश 1993 में क्वेश्चन आया था, 83 में सॉरी। ये हो गया अपना क्वेश्चन। ये भारत शासन अधिनियम की धारा 45। क्वेश्चन नंबर 31। एक सामान्य प्रथा के अनुसार विवाह संपन्न हुआ, यह सिद्ध करने के लिए क्या नियम है कि यह एक विधिमान वैवाहिक बंधन है। प्रथा को साक्ष्य के द्वारा सिद्ध किया जाएगा। न्यायालय प्रथा का न्यायिक संज्ञान लेते हैं। न्यायालय सामान्य जन पर प्रथा के स्वभाव का मूल्यांकन करेगा। ऊपर सभी। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। थर्टी वन का आंसर दीजिए। यूपी एपीओ 2005-2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, 31। थर्टी वन का दिया है भूमि ने डी, बिल्कुल सही भूमि। और रेखा राठौर ने कहा सी बेटा, डी इज करेक्ट आंसर। ऊपर सभी सही है। इसमें प्रथा को साक्ष्य के द्वारा सिद्ध किया जाएगा। इसको जरा हिल रहा है ना टेबल, थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, तो इससे को बड़ा हो जाएगा। यस, नाउ ऊपर एक सभी हो गया ना। 31 का डी सबने दे दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में कौन सी बात अभिमत राय साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं है। एक साक्षी कथन की कोई जवाब विधि विरुद्ध प्रतीत होता हो, उस व्यक्ति की राय जो किसी दूसरे व्यक्ति की लिपि के बारे में न्यायालय को राय बताता हो, मेडिकल साक्षी की राय, पुस्तकों में दी गई विशेषज्ञों की राय जबकि वे मृत हो चुके हैं। बताइए आंसर। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। थर्टी टू। नाइनटीन 83 में क्वेश्चन आया था मध्य प्रदेश सिविल जज में। रेखा ने कहा ए। 32 का आंसर है ए, बिल्कुल सही। एक साक्षी कथन की कोई जवाब विधि विरुद्ध प्रतीत होता हो तो ये साक्ष्य रूप में ग्राह्य नहीं होगा। बहुत बढ़िया, नाइस। क्वेश्चन नंबर 33। अन्य व्यक्ति की राय भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन निम्न में से किन अपराधों हेतु सुसंगत नहीं है। सेक्शन 299, 495, 498, 300, 498, 499, 494, 495, 497 और 498, सेक्शन 399, 499, 300 व 498। बताइए जल्दी से आंसर। गुड इवनिंग रोमिका। रोमिका 8:30 बजे का टाइम बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो रहा बेटा, 8:30 तक का नहीं हो पाया, मुश्किल से अब स्टार्ट कर पाया हूं मैं, जबकि 1 मिनट के लिए मैंने आराम नहीं किया कॉलेज से आने के बाद। ठीक है, तो कोशिश करेंगे 9 से ही पढ़े अपन, क्योंकि टाइम एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। इसका आंसर दीजिए। ओके, थैंक्स, वेलकम बेटा। भूमि ने कहा 33 का सी, बिल्कुल सही है। फोर्स अपन ने कल देख लिया था क्वेश्चन,
सेक्शन 494, 495, 497 व 498 एक्चुअल में विवाह के विरुद्ध अपराध हैं, इसलिए इसमें अन्य व्यक्ति की राय सुसंगत नहीं होगी। अपन ने कल देखा था इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 34 है, हस्तलेख विशेषज्ञ की राय हमेशा संपुष्टि आवश्यक है, साक्ष्य में अग्राह्य है, न्यायालयों पर बाध्यकारी है, बिना संपुष्टि के मान्य की जा सकती है। बताइए जल्दी से आंसर इसका 34 का। थर्टी फोर का ए दिया हम, किसने? रोमिका ने दिया है, फर्स्ट दिया अमजद ने दिया है, पूजा सिंह ने, सुनंदा ने भी। 34 का ए बिल्कुल सही है। मधुबन सिविल फिल्म 2010 में आया था। हमेशा संपुष्टि की आवश्यकता होगी इसमें हस्तलेख विशेषज्ञ की राय में, बिल्कुल सही। भारत सरकार के अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रूढ़ी के अस्तित्व के बारे में राय विचारों को सुसंगत बनाती है? सेक्शन 47, 49, 48, 50। बताइए जल्दी से कौन सी है धारा जो सुसंगत बनाती है रूढ़ियों को? 35 ये है राजस्थान एपीओ। यूपी सिविल जज 2013 में आया था, ठीक है। सेक्शन क्या है इसका बताया 35 का, भरत ने बताया बी, सुनंदा ने कहा भी बी, 35 का बी कहा है, बिल्कुल सही। एवरीबॉडी इज करेक्ट। सेक्शन 48 इससे संबंधित है। सेक्शन 48 स्पष्ट करती है कि जहां न्यायालय को किसी साधारण रूढ़ि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में राय बनानी हो, तब ऐसी रूढ़ि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में उनकी राय सुसंगत हैं। जो उसका अस्तित्व होता तो संभावता उसे जानते होते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी विवादित तो हस्तलेख को सिद्ध किया जा सकता है विशेषज्ञ को आहूत करके ऐसे व्यक्ति की परीक्षा द्वारा जो संबंधित दस्तावेज के लेखक के हस्तलेख से परिचित हो, स्वीकृत एवं विवाद हस्तलेखों की तुलना करके उपरोक्त सभी के द्वारा। बताइए किसी विवाद हस्तलेख को सिद्ध किया जा सकता है कैसे? 36 का बताइए। मध्यप्रदेश सिविल जज 2005-6 में क्वेश्चन पूछा गया था, किस किस आधार पे उसको सिद्ध कर सकते हैं? विशेषज्ञ को आहूत करके ऐसे व्यक्ति की परीक्षा द्वारा जो संबंधित दस्तावेज के लेखक के हस्तलेख से परिचित हो, स्वीकृत एवं विवादित हस्तलेखों की तुलना करके और उपरोक्त सभी के द्वारा। ओके, 36 का डी सबने आंसर दिया है और बिल्कुल सही दिया है, एकदम सही। डी इज करेक्ट आंसर। सभी आधारों पर सभी तरह से इसका ऐसा किया जा सकता है। भारत सेक्शन 1972 के अंतर्गत किसी विवादित हस्तलेख को निम्नलिखित ढंग से साबित किया सकता है। नंबर 1, हस्तलेख के मूल लेखक द्वारा न्यायालय में परिसाक्ष्य दिए जाने से, साक्ष्य विधि की धारा 45 के अंतर्गत विशेषज्ञ द्वारा न्यायालय में दी गई राय से, सेक्शन 47 के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति की परीक्षा द्वारा जो संबंधित दस्तावेज के लेखक के हस्तलेख से परिचित हो, और 4, सेक्शन 73 के अंतर्गत प्रश्नगत हस्तलेख एवं साबित किए गए हस्तलेख की स्वयं की न्याय द्वारा तुलना करके। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर है आपका 3, कूट की सहायता से उत्तर देना है। हस्तलेखन को सिद्ध किया जा सकता है लेखक के साक्ष्य द्वारा, विशेषज्ञ के मत द्वारा, हस्तलेख से परिचित व्यक्ति के साक्ष्य द्वारा, साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा। ये क्वेश्चन शायद कल देख लिए थे अपन, है ना? ओके, पीछे से रिपीट कर दिया मैंने। ओके, बस एक आध दो और होंगे, 2-4 ज्यादा, उसके बाद फिर नए आ जाएंगे। बताइए कूट बताना है, इसमें से हस्तलेखन को सिद्ध किया जा सकता है किन कूट की सहायता से? कूट आगे हैं, ये रहे। केवल 1 एवं 2 सही है, केवल 2, 3, 4 सही है, केवल 1 एवं 4 सही है, केवल 1, 2, 3, 4 सही है। ओके, देखिए जल्दी से बताइए। लेखक के साक्ष्य द्वारा, विशेषज्ञ के मत द्वारा, हस्तलेख से परिचित व्यक्ति के साक्ष्य द्वारा, साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा। तो 37 का डी दिया है आंसर पूजा ने, भरत ने। ओके, मतलब 1, 2, 3, 4 चारों ही सही हैं, मतलब कूट हो गया आपका 1, 2, 3, 4 सही है, मतलब 1, 2, 3, 4 चारों सही हैं, बिल्कुल सही सुनंदा, रोमिका। अब क्वेश्चन आता है 38, निम्न में से कौन सा सही योग नहीं है? हाँ, 38 तक हो गए थे, मैं भूल गया था। निम्न में से कौन सा सही योग नहीं है? स्वीकृति की परिभाषा 17, विषय की राय 45, स्वीकृति की परिभाषा 55 और सामान्य अधिकार व प्रथा सेक्शन 13, साक्ष्य अधिनियम। इसमें कौन सा योग नहीं है सही? ये अपन यहाँ पर उसको देख रहे थे। अपन ने देखा था कि स्वीकृति 17 साक्ष्य के अंतर्गत सही है और विशेषज्ञ की परिभाषा से 45 में बिल्कुल सही है, चरित्र की परिभाषा 55 में है और सामान्य अधिकार व प्रथा जो है सेक्शन 13 के अंतर्गत नहीं है। ये 13 में भी डिफाइन किया गया है क्वेश्चन मार्क के रूप में और 48 में भी है, तो यहाँ 48 वाला सही होता, यदि 48 होता तो। ऐसा अपन इस क्वेश्चन में देखेंगे, आगे वाले क्वेश्चन से हमको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
उसके बारे में 1 मिनट में हम विधान बताते हैं आपको। भारत संविधान अधिनियम 1872 की धारा 48 के स्पष्टीकरण साधारण रूढ़ि या अधिकार को प्रभावित करता है। इसके अनुसार इसके अंतर्गत ऐसी रूढ़ियां अधिकार आते हैं जो व्यक्तियों के किसी काफी बड़े वर्ग को प्रभावित करते हैं, जबकि धारा 13 अधिकार रूढ़ि के सुसंगतता से संबंधित है। इसलिए यहाँ पे सेक्शन 13 की जगह 48 आएगा। बाकी यही सही नहीं मिला हुआ है, तो आंसर क्या है? सामान्य अधिकार व प्रथा सेक्शन 13 साक्ष्य अधिनियम, ये गलत मिला हुआ, बाकी सब सही मिले हुए हैं। ठीक है, नाउ अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 39। इसको हमको देखना था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और कूट की सहायता से। सूची 1 सूची 2। सेक्शन 46 भारत साक्ष्य अधिनियम अंकीय हस्ताक्षर के बारे में राय है। सेक्शन 47 भारत साक्ष्य अधिनियम अधिकार मतलब प्रथा के बारे में राय कब सुसंगत है। सेक्शन 47 का भारत साक्ष्य अधिनियम विषय की राय पर आधारित है। और धारा 48 भारत साक्ष्य अधिनियम हस्तलेखन के बारे में राय कब सुसंगत है। 4 कूट दिए हैं, कूट बता देता हूं मैं, कूट देख लो आप। उसके बाद वापस क्वेश्चन पे आ जाएंगे अपन, फिर आपको देखना है सही कौन से सुमेलित हैं। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं अपन। ये आ गए वापस अपन। ठीक है, 3 4 1 2 3 4 1 2। 39 का डी आंसर दिया है किसने? 39 का डी में 3 4 1 2 बिल्कुल सही दिया है। 3 4 1 2 इज करेक्ट। मतलब ये हो गया आपका धारा 46 भारत साक्ष्य अधिनियम विशेषज्ञ की राय के आधार पर आधारित तथ्य है। धारा 47 भारत साक्ष्य अधिनियम हस्तलेखन के बारे में कब सुसंगत होती है। सेक्शन 47 का भारत साक्ष्य अधिनियम अंकीय हस्ताक्षर के बारे में राय है। और सेक्शन 48 भारत साक्ष्य अधिनियम अधिकार अथवा प्रथा के बारे में राय कब सुसंगत है से डिफाइन करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है हमारा डी 3 4 1 2। ठीक है, बड़ा था इसलिए 2 भागों में इसको तोड़ना पड़ा मुझे ना। क्वेश्चन नंबर 40 आता है। जहां किसी न्यायिक प्रक्रिया में किसी अध्यापक के हस्तलेख के प्रश्न विवादित हों, उस अध्यापक के किसी विद्यार्थी की राय सुसंगत हो सकती है। साक्ष्य विधि अधिनियम की किस धारा में है? 45 46 47 ऊपर में से कोई नहीं, बताइए जल्दी से। 40। उत्तरांचल सिविल 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था, किस सेक्शन के अंतर्गत? 40 का सी कहा, भूमिका ने बताई फास्ट। पूजा बिल्कुल सही, सेक्शन 47 इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 47 यह उपबंध करती है कि जबकि न्यायालय को राय बनानी हो कि कोई दस्तावेज किसी व्यक्ति ने लिखा या हस्ताक्षर किया था, तब उस व्यक्ति के हस्तलेख से जिसके द्वारा वह लिखा या हस्ताक्षरित किया गया अनुमानित किया जाता है। परिचित किसी व्यक्ति की यह राय कि वह उस व्यक्ति द्वारा लिखा या हस्ताक्षरित किया गया था अथवा नहीं, सुसंगत तथ्य के रूप में ग्रहण किया जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 41। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंतर्गत जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो, तब निम्नलिखित में से किसकी राय सुसंगत है? उस व्यक्ति की राय, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत नियुक्त नियंत्रक की राय, उस प्रमाणकर्ता अधिकारी की राय जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी किया हो। डी ऊपर एक बी एवं सी दोनों। बताइए जल्दी से, आपको क्या लगता है? 41। उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, 41 का कहा है 41 का डी नहीं है। रोमिका 41 का डी नहीं है। आकाश सक्सेना ने भी कहा डी है। 41 का सी आंसर है, उस प्रमाणकर्ता अधिकारी की राय जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी किया हो। बी में क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त नियंत्रक की राय, इसको क्या बताया यार, है ना? तो आंसर सी इज करेक्ट होगा। सी आंसर ही सही है, क्योंकि कौन देख रहा है? इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करते समय उसको देख रहा था, इसलिए उसको आइडिया था, उसको पता है, इसलिए उसकी राय मानी जाएगी।
ना कि उसकी नियुक्ति नियंत्रक की। 42 की बात करते हैं हम। जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो तब प्रमाणकर्ता अधिकारी की राय जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जारी किए हैं विवादित तथ्य है, सुसंगत तथ्य है, साबित तथ्य है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। बताना है आंसर 42 का। यह आपका उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2014 में पूछा गया था। कैसा होगा? विवादक होगा, सुसंगत होगा या साबित तथ्य है? 42 का रोमिका ने कहा बी। थैंक्स, वेलकम बेटा। रोमिका ने कहा 42 का बी, बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर। सुसंगत तथ्य है, रिलेवेंट फैक्ट, इट इज रिलेवेंट फैक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 43। और सुनंदा ने 42 का भी कहा था, पूजा ने भी कहा, आकाश सक्सेना ने भी कहा है। आकाश बेटा नंबर डालो उसमें, आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, क्योंकि वो फिर पता नहीं पड़ता, आगे पीछे हो जाते हैं ना क्वेश्चन। तो चलिए 43, भारत सरकार के नियम की निम्नलिखित किस धारा में डिजिटल हस्ताक्षर से संबंधित राय को सुसंगत मान्य किया गया है? सेक्शन 47A, 85A, 113B और 114A। बताइए जल्दी से। अभी चूंकि इसके चल रहे हैं हस्तलेख वाले, इसलिए आप आसानी से आंसर दे पा रहे हैं। मिसलेनियस वर्क में भी आप आसानी से दे पाए, इसलिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। 43, उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2012, राजस्थान जुडिशियल प्रीलिम्स 2013 और यूपी एपीओ सप्लीमेंट 2007। इसका आंसर है 43 का ए, बिल्कुल सही। भारत 43 का ए कहा, सुनंदा ने कहा और रोमिका ने भी। 47 इज करेक्ट आंसर। 47A, धारा डिजिटल हस्ताक्षर से संबंधित राय को सुसंगत मान करती है। सेक्शन 47A, बिल्कुल सही आकाश। 44, जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो तो निम्नलिखित में से किसकी राय सुसंगत होगी? प्रमाणन अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त नियंत्रक, इंटरनेट सेवा प्रदाता, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले प्रमाणन अधिकारी। अलग टाइप्स में पूछा है, लेकिन फिर से पूछा गया है। झारखंड में पूछा है, सिविल जज में 2008 में क्वेश्चन, इसलिए इसको लिया गया है। बताइए जल्दी से। ओके, 44 का आंसर दिया है डी, रोमिका ने। वेरी फास्ट एंड गुड। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले प्रमाणन अधिकारी द्वारा, जो अभी अपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। 45, अधिकार रूढ़ि से संबंधित प्रश्न की सुसंगतता के बारे में भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में उपबंध है? अधिकार रूढ़ि से संबंधित प्रश्न की सुसंगतता के बारे में भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में उपबंध है? सेक्शन 13, 48, 15 और 49। सेक्शन 45, क्वेश्चन नंबर 45। सुसंगतता के बारे में कहां पे दिया गया है? 45 के, ओहो रोमिका 45 का सी नहीं है, 45 का ए है। सुसंगतता का जब के बारे में बात हो रही है तो सेक्शन 13 है ना। सेक्शन 13 का के बारे में है, सुसंगतता के बारे में। सेक्शन 13 है अधिकार रूढ़ि की सुसंगतता संबंधित है, जबकि सेक्शन 48 साधारण रूढ़ि अधिकार को परिभाषित करता है। सेक्शन 48 परिभाषित कर रहा है और सेक्शन 13 में सुसंगतता है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? ए, सेक्शन 13। अधिकार या रूढ़ि से संबंधित प्रश्न की सुसंगतता के बारे में सेक्शन 13 डिफाइन करता है। वेलकम। क्वेश्चन नंबर 46, भारत सरकार के नियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में राय को सुसंगत बनाती है? अब अस्तित्व के राय के बारे में सुसंगत बताना है हमको, तो सेक्शन 47, 48, 49, 50 यह अलग कर देगा उसको। 46, वो ये आया था आपका उत्तराखंड एपीओ 2016 में। अधिकार अथवा रूढ़ि से संबंधित प्रश्न की सुसंगतता के बारे में उपबंध भारत सरकार के नियम की धारा 13 में समाविष्ट है, जबकि धारा 48 में अधिकार रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत हैं, इस संबंध में उपबंध समाविष्ट है। और सेक्शन 49 में प्रथाओं, सिद्धांतों आदि के बारे में राय कब सुसंगत है, इस संबंध में उपबंध समाविष्ट है। तो यहाँ 49 का या 46 का आंसर क्या हो गया? सी। सी इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 48 बिल्कुल सही है। थोड़ा सा अंतर है, इसको ध्यान रखना ताकि क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं करो, है ना एग्जाम में। फॉर रिलेवेंसी 13, यस। क्वेश्चन नंबर 47, रूढ़ि के प्रमाण का ढंग दिया गया है। रूढ़ि के प्रमाण का ढंग दिया गया है 32(4) के अंतर्गत, 32(7) के अंतर्गत और 48 के अंतर्गत ऊपर सभी में दिया गया है। रूढ़ि के प्रमाण का ढंग दिया गया, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर देंगे। 47 का झारखंड सिविल जज प्रीलिम्स 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। रूढ़ि के प्रमाण का ढंग दिया गया था इंडियन एविडेंस एक्ट 32 क्लॉज 4 के अंतर्गत, 32 क्लॉज 7 के अंतर्गत, सेक्शन 48 के अंतर्गत और ऊपर सभी। रोमिका ने कहा 47 का डी, बिल्कुल सही रोमिका, वेरी फास्ट एंड सही आंसर, ऊपर सभी।
भारत साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(4), 32(7) और 48 तीनों में ही रूढ़ि के प्रमाण का ढंग दिया गया है। तीनों में ही रूढ़ि के प्रमाण का ढंग दिया गया है। भरत बिल्कुल सही, 48 का डी आंसर बिल्कुल सही है। 47 है, 48 नहीं है वो, ठीक है। 48 आता है, प्रथा का साक्ष्य निम्न में से किसे स्थापित करने हेतु नहीं दिया जा सकता। प्रथा का साक्ष्य निम्न में से किसे स्थापित करने हेतु नहीं दिया जा सकता है। दीवानी अधिकार, प्रथागत अधिकार, सुखाधिकार, आपराधिक अधिकार। प्रथा का साक्ष्य निम्न में से किसे स्थापित करने हेतु नहीं दिया जा सकता है। दीवानी अधिकार, प्रथागत अधिकार, सुखाधिकार, आपराधिक अधिकार। बताइए जल्दी से। 48 उत्तर प्रदेश एपीओ 2005 में, फिर 2007 में क्वेश्चन रिपीट किया हमने, 2 बार आया है। वेलकम रोमिका। 48 का भी डी कहा, आपराधिक अधिकार बिल्कुल सही है। क्रिमिनल राइट जो हमारा आपराधिक अधिकार है उससे संबंधित है। इसके बारे में प्रथा का साक्ष्य स्थापित करने के लिए आपराधिक अधिकार का अभिभाग नहीं किया जा सकता है। दीवानी अधिकार, सुखाधिकार तथा प्रथागत अधिकार के साक्ष्य हेतु संगत होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा साक्ष्य विधि अधिनियम 1872 में धारा 53A जोड़ी गई थी। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008, सूचना साक्ष्य संशोधन अधिनियम 2002, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2005 और दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013। किसके संशोधन द्वारा ये सेक्शन 53A जोड़ा गया था, बताइए जल्दी से। 49 में उत्तर प्रदेश सिविल 2015 क्वेश्चन पूछा गया था। 48 है, तो 49 का डी कहा है किसने, भूमिका ने, बहुत बढ़िया सही। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा जोड़ी गई थी, सेक्शन 53A। सेक्शन 53A दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 53A को अंतःस्थापित किया गया था, दिनांक 3/2/2013। इसके अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354A, B, C, D एवं 376 धारा 376 का से धारा 376E तक के अधीन अपराध के या किसी ऐसे अपराध को कारित करने के लिए प्रयत्न के अभियोजन में जहां सम्मति का प्रश्न विवादग्रस्त है, पीड़िता के सील या किसी व्यक्ति के साथ ऐसे व्यक्ति के पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य ऐसी सम्मति या सम्मति गुणवत्ता के विवादक पर सुसंगत नहीं होगा। ठीक है, इससे संबंधित है ये। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 50 जो कहता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अपराध में पीड़ित व्यक्ति का सील का साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 सुसंगत नहीं है। सेक्शन 52 में, 55 में, 54 में, 53A में। द राइट आंसर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 50 49 का डी कहा सुनंदा ने, बिल्कुल सही सुनंदा। अब 50 का आंसर दीजिए। 50 का आंसर दो फास्ट। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर देना है। 50 का ए कहा है किसने, रोमिका ने। 50 का सी कहा है। 50 का सी नहीं है, 50 का डी है, डी। सेक्शन 53 है जिसकी अपन बात कर रहे थे अभी, उसी पे तो है आधारित क्वेश्चन भी। इसी में तो इस सेक्शन 53A के माध्यम से 376 के बारे में, 354A B C D के बारे में और 376A से लेके E तक के बारे में डिफाइन किया गया है कि जो लैंगिक अनुभव का साक्ष्य दिया जाए और कहा जाए इसके बारे में कि लैंगिक अनुभव है तो वो रेप नहीं कहलाएगा, तो उसको सुसंगत नहीं माना गया है ना, वो 53A है। डी आंसर इज करेक्ट। गुड इवनिंग साना। चलो क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अपराध में पीड़िता का सील का साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में सुसंगत नहीं है। सेक्शन 53A, 53, 114A और 119। अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए जल्दी से। 5 उत्तर प्रदेश एपीओ प्रीलिम्स 2015। वेलकम रोमिका। रेखा राठौर ने कहा 53 का ए फर्स्ट, 51 का ए बिल्कुल सही रेखा। 53A क्वेश्चन सेम है, बस उसके ऑब्जेक्ट टाइप बदल गए थे, है ना, अलग टाइम में पूछा गया था ना। क्वेश्चन नंबर 52 आता है हमारा, नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला सील
कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्न किस धारा में विवेचना की गई है? सेक्शन 55 में, 57 में, 56 में, 58 में। बताइए। नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला सील, काय पे? नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला सील। नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला सील के बारे में उत्तर प्रदेश विभाजन 2015 52 का ए कहा, किसने कहा? साना ने कहा है। 6 का ए, 52 का ए बिल्कुल सही। 6 नहीं है वो, 52 है। 52 का ए बिल्कुल सही कहा। भरत भवानी बघेल ने भी ए कहा है, बिल्कुल सही है। सेक्शन 55 नुकसानी पर प्रभाव डालने वाले सील के बारे में बात करता है। वही सेक्शन 50 क्वेश्चन नंबर 53 है, किसी व्यक्ति का चरित्र अर्थात सील सुसंगत है सिविल मामलों में अधिरोपित आचरण को सिद्ध करने हेतु, सिविल मामलों में नुकसानी की राशि अभिनिर्धारित करने हेतु, दंडिक मामलों में यह प्रमाणित करने हेतु यह व्यक्ति बुरे चरित्र का है, उपरोक्त किसी भी मामले में नहीं। किसी व्यक्ति का चरित्र अथवा सील सुसंगत कब होता है, यह आपको बताना है। 53 में मध्य प्रदेश एपीओ 1993, उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2016 क्वेश्चन पूछा गया था, कब सील सुसंगत होगा? बताइए जल्दी से। 53 का बनबारी बघेल सर जी। ओके बनबारी, ओके। भवानी दिख रहा था यार मुझे दूर से, सॉरी है ना। 53 का सी नहीं है बेटा, 53 का बी है। सिविल मामलों में नुकसानी की राशि अभिनिर्धारित करने हेतु किसी व्यक्ति के चरित्र अथवा सील का सुसंगतता को बताया जा सकता है। इससे संबंधित जो प्रावधान है वो 1 मिनट में बताता हूं मैं तुम्हें। भारत साक्ष्य अधिनियम की धारा 55 के अनुसार सिविल मामलों में तथ्य की किसी व्यक्ति का सील ऐसा है जिससे नुकसानी की रकम पर जो उसे मिलनी चाहिए प्रभाव पड़ता है, सुसंगत है, अतः सिविल मामलों में नुकसानी की राशि अभिनिर्धारित करने हेतु सील सुसंगत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 में था। वेलकम। इज प्रोसिक्यूटेड फॉर द मर्डर ऑफ बी, द प्रोसिक्यूशन एड्यूसेस वेरियस एविडेंस रिगार्डिंग ए ऑफ हिज प्रीवियस बैड कैरेक्टर। द एविडेंस, ए प्रोसिक्यूटेड हो रहा है मर्डर के लिए बी के, द प्रोसिक्यूशन एड्यूसेस वेरियस एविडेंस हैं उसके पास कि ए ऑफ हिज प्रीवियस बैड कैरेक्टर, उसके बुरा चरित्र के बारे में। तो द एविडेंस इज एडमिसिबल अगेंस्ट ए, इज नॉट एडमिसिबल अगेंस्ट ए, इज रिलेवेंट एंड एडमिसिबल अगेंस्ट ए, इज नॉट रिलेवेंट बट एडमिसिबल अगेंस्ट ए। आपको बताना है क्या सही होगा। 54 में यह आया था आपका उत्तर प्रदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रीलिम्स 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। इज प्रोसिक्यूटेड फॉर द मर्डर ऑफ बी, बी के मर्डर के लिए प्रोसिक्यूटेड हो रहा है वो, है ना। और द प्रोसिक्यूशन एड्यूसेस वेरियस एविडेंसेस, दे रहा है बहुत सारे एविडेंस दे रहा है किसके बारे में, ए का जो बुरा चरित्र है उसके बारे में। तो क्या एविडेंस क्या है यहाँ पे एडमिसिबल होगा, ये आपको देखना है। तो मर्डर का मामला है, उसके चरित्र के बारे में बात नहीं हो रही है, तो अब क्या होगा आंसर, आप बताइए जल्दी से इसका आंसर। 54 का बी कहा है भरत दुबे ने, और बनवारी जी कह रहे हैं सी। 54 का बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। इज नॉट एडमिसिबल अगेंस्ट ए, ए के विरुद्ध एडमिसिबल नहीं होगा बेटा, बी आंसर इज करेक्ट, बी इज करेक्ट आंसर, नॉट सी। पूजा इसको करेक्ट करना है। नाउ 55 इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस बैड कैरेक्टर ऑफ एक्यूज्ड इज, जो आपराधिक मामले हैं उनमें पुराना जो पूर्व का बुरा चरित्र ऑफ एक्यूज्ड इज relevant, always irrelevant, relevant when evidence has been given that he has a good character, relevant when evidence has been given that he has a good character and when bad character is itself an issue। तो यहाँ पे आपको बताना है आंसर सही, सोच के बताना ध्यान से। 55 उत्तर प्रदेश हाई जुडिशियल सर्विस प्रीलिम्स 2012 में पूछा गया था। मैंने अभी आपको बताया था कि यदि क्रिमिनल मामले में व्यक्तिगत चरित्र इशू के रूप में है तो वहां पे उसका दिया गया गुड कैरेक्टर या बैड कैरेक्टर मायने रखता है, सुसंगत होता है। तो इस क्वेश्चन को देखो, तो आपराधिक मामले में पुराना जो बुरा चरित्र है उसका क्या सुसंगत होगा, हमेशा सुसंगत होगा, हमेशा सुसंगत नहीं होगा। बी में रिलेवेंट होगा व्हेन एविडेंस हैज बीन गिवन दैट ही इज अ गुड कैरेक्टर, अच्छे चरित्र का है, यदि ऐसा एविडेंस दिया जा रहा है तो
रिलेवेंट व्हेन एविडेंस हैज बीन गिवन दैट ही इज अ गुड कैरेक्टर, ये दिया जा रहा है। एंड व्हेन बैड कैरेक्टर इज इटसेल्फ एन इशू, और जबकि उसका बुरा चरित्र इशू के रूप में है, तो कब होगा? देख, आपने आंसर दे दिया लगता है। 55 का डी दिया है भरत ने। ओके, भरत ने सही आंसर दिया है। भरत इज करेक्ट। जब उसका बुरा चरित्र ही इशू है और वहां अच्छे चरित्र का प्रमाण दिया जा रहा है, तो फिर उसका बैड कैरेक्टर जो है यहाँ पे सुसंगत हो जाएगा। द रिलेवेंट व्हेन एविडेंस हैज बीन गिवन दैट ही इज अ गुड कैरेक्टर एंड व्हेन बैड कैरेक्टर इज इटसेल्फ एन इशू। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 56। डी आंसर था उसका, सही करना, उसको ध्यान से समझ के ना। 56, कौन सा तथ्य असंगत है? जब अभियुक्त पवन का हत्या के लिए अभियोजन किया जा रहा है, पवन एक बुरे चरित्र वाला व्यक्ति है। घटना के पूर्ववर्ती दिन पवन का माँ तक से झगड़ा हुआ था। पवन घटना के तत्काल बाद कभी अपने घर पर दिखाई नहीं दिया, वह घर से लापता हो गया। पवन एक अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति है। इसमें अभियोजन में कौन सा तथ्य असंगत है, हमें बताना है। कौन सा तथ्य असंगत है जबकि अभियुक्त पवन का हत्या के लिए अभियोजन किया चल रहा है? क्या के लिए चल रहा है? हत्या का मामला उसके ऊपर चल रहा है। तो क्या असंगत होगा, इन चार में से आपको बताना है। तो आकाश सक्सेना कह रहे हैं 55 का डी बिल्कुल सही है आकाश। अब 56 का आंसर देना है हमको। भूमिका 55 का डी था, है ना। अब 56 का आंसर दो फास्ट। 56 का आंसर देना है। फिफ्टी सिक्स आंसर हमको देना है। बनवारी जी ने कहा सी। मध्यप्रदेश विभाजन 1989। 56, कौन सा तथ्य असंगत है जब अभियुक्त पवन का हत्या के लिए अभियोजन किया जा रहा हो? ओके, क्या कहा है? 56 का ए कहा सुनंदा ने, 56 का ए कहा भरत ने। ओके, जिनने भी ए कहा है, सना ने भी ए कहा। ए इज करेक्ट आंसर। पवन एक बुरे चरित्र वाला व्यक्ति है, इसका कोई लेना देना नहीं इस बात से। उसके ऊपर अभियोजन किस चीज का चल रहा है कि उसने हत्या करने के लिए अभियोजन चलाया जा रहा है। तो वहां मुझे ये कहना पवन एक बुरे चरित्र वाला व्यक्ति है तो उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि ये सिद्ध करो तुम कि उसने हत्या की है। ठीक है, जब इशू में है कि उसका बुरा चरित्र ही इशू है, तब वो अच्छे चरित्र का वहां पे यदि प्रमाण दे रहा है तो फिर बात सुसंगतता की आएगी, है ना। ठीक है, नाउ 57, दांडी कार्रवाइयों में तथ्य की अभियुक्त बुरे शील का है, विसंगत है, सुसंगत है। उपरोक्त ए सही है जब तक इस बात का साक्ष्य दिया गया हो कि वह अच्छे शील का है। उपरोक्त सभी गलत हैं। बताइए। 57, मध्यप्रदेश एपीओ 2000 फिर 2009। दांडी कार्रवाइयों में तथ्य की अभियुक्त बुरे शील का है। फिफ्टी 57 का ए कहा साना ने। ओके, 57 का ए नहीं है साना से। सी भरत इज करेक्ट। उपर्युक्त ए सही है। उपर्युक्त ए सही है जब तक इस बात का साक्ष्य न दिया गया हो कि वह अच्छे सील का है। यदि जब तक उन्होंने अच्छे सील का ये नहीं कहा कि भाई वो अच्छे सील का है, ए अच्छे सील का है, तब जब तक तो विसंगत है। लेकिन जब वो कह रहे हैं कि वो अच्छे सील का है तब अभियुक्त बुरे सील का है, ये दांडी कार्रवाई में जो तथ्य है सुसंगत हो जाएगा। ठीक है, तो सी आंसर इज करेक्ट। आकाश 56 का डी बिल्कुल सही है और 57 का चेतना सोनी ने कहा। 57 का सी बिल्कुल सही है एग्जैक्टली। 58 बात करता है साक्ष्य अधिनियम की निम्नांकित धाराओं में से किस धारा में यह उपबंध है कि अभियुक्त का पूर्व का बुरा सील सुसंगत नहीं है ना। 54, 53, 52, 118 साक्ष्य अधिनियम की निम्नांकित धाराओं में से किस धारा में यह उपबंध है कि अभियुक्त का पूर्व का बुरा सील सुसंगत नहीं है। पूर्व का बुरा सील उसका सुसंगत नहीं है। कौन सा सेक्शन कहता है इस बारे में बात करता है, बताइए। उत्तरांचल सिविल जज 2002 फिर 2011, मध्यप्रदेश एपीओ 2009 3 टाइम से क्वेश्चन पूछा गया है। किस सेक्शन के अंतर्गत? आकाश सेक्शन ने कहा थैंक्स सर। किस लिए बेटा? अच्छा, आंसर देने के लिए। ओके,
भारत संविधान अधिनियम की धारा 54 के अनुसार दंडिक कार्रवाई में यह तथ्य कि अभियुक्त व्यक्ति बुरे सील का है विसंगत है जब तक कि इस बात का साक्ष्य न दिया गया हो कि वह अच्छे सील का है। मतलब साक्ष्य दिया जा रहा है कि वह अच्छे सील का है तो फिर वो सुसंगत होगा, अदरवाइज वो विसंगत है। क्या कि उसका सील बुरा है। ठीक है, तो सुनंदा ने कहा 58 का ए बिल्कुल सही है, पूजा ने भी कहा 58 का ए बिल्कुल सही है। सेक्शन 54 इस बारे में बात करता है, इस बारे में कि अभियुक्त का बुरा सील सुसंगत नहीं है। भरत ने भी कहा और रोमिका कहाँ गई? रोमिका ने कुछ नहीं कहा इस बारे में। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपराधिक मामलों में पूर्वतन अच्छा सील सुसंगत है, सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए सील सुसंगत है, उत्तर में होने के अतिरिक्त पूर्वतन सील सुसंगत है। सिविल मामलों में तथ्य किसी व्यक्ति का सील ऐसा है कि जिससे नुकसानी के रूप में जो उसे मिलनी चाहिए उस पर प्रभाव पड़ता है, विसंगत है। कौन सा कथन सही है बताना है हमको। जो सही नहीं है, 3 सही नहीं है, 1 सही है, बताना है। जल्दी बताइए। 59 यूपी लोअर 2002। कौन सा कथन सही है? राहिल ने कहा ए और पूजा सिंह कह रही है 55 का बी। 55 पूजा 55 कौन 55 कहां से दे रही हो अभी? 55 है या 59 है? वो 59 का डी दिया भरत दुबे ने। कथन सही बताना है भरत। कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है वो नहीं बताना है, कौन सा सही है बताना। चेतना सोनी का 59 का ये बिल्कुल सही बेटा। आपराधिक मामलों में पूर्वतन अच्छा सील सुसंगत है, लेकिन सेक्शन 54 के अंतर ये काय के अंतर्गत, सेक्शन 53 के अंतर्गत आपराधिक मामलों में अभियुक्त पूर्वतन सील अच्छा सील सुसंगत है। धारा 54 के अंतर्गत दंडिक मामलों में अभियुक्त के बुरे सील का साक्ष्य विसंगत है, परंतु जब अभियुक्त अपने अच्छे सील का साक्ष्य देता है तो ऐसी दशा में उसके बुरे सील का साक्ष्य दिया जा सकेगा। ठीक है, तो यहां पे समझने वाली बात समझो कि सेक्शन 53 किस बारे में डिफाइन कर रहा है। सेक्शन 53 डिफाइन कर रहा है कि आपराधिक मामले में पूर्णतः अच्छा सील सुसंगत होता है। वहीं सेक्शन 54 डिफाइन कर रहा है कि बुरा सील सुसंगत नहीं होता, लेकिन यदि उसके बुरे सील के बारे में वो उसका बुरा सील है, वो अच्छे सील का अपना साक्ष्य दे रहा है, तब वहां पे वो सुसंगत हो जाएगा, है ना। ये ध्यान रखो चीजों को। हम आ जाते हैं सेक्शन 60 पे, क्वेश्चन 60 पे। भारत संविधान अधिनियम की निम्न धाराओं में से किस धारा में पूर्ववर्ती सच्चरित्र आपराधिक प्रकरणों में सुसंगत माना जाता है? भारत संविधान अधिनियम की निम्न धाराओं में से किस धारा में पूर्ववर्ती सच्चरित्र आपराधिक प्रकरणों में सुसंगत माना जाता है? 18, 49, 26, 53 बताइए। अभ्याल बताया था मैंने से जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन इसको देखा था। 58 का बी कहा आकाश ने, 58 का ए है नॉट बी। 50 हाँ 60 का साना ने कहा डी। डी इज करेक्ट आंसर। 60 का डी बिल्कुल सही है। ये बिहार पीसीएस जूनियर प्रीलिम 2009 और उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम 2008 में आया था। अभी मैंने आपको बताया था कि आपराधिक प्रकरणों में सुसंगत माना जाता है कौन सा? पूर्ववर्ती सच्चरित्र, उसका अच्छा चरित्र, पूर्ववर्ती जो अच्छा चरित्र है वो सेक्शन 53 के अंतर्गत कैसा माना जाता है? सुसंगत माना जाता है। वहीं आपका सेक्शन 18 है जो कहता है स्वीकृत कार्यवाहियों के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा संबंधी प्रावधान दिया गया है 18 में। 26 में पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित न किया जाना आता है। और वहीं सेक्शन 49 में प्रथाओं, सिद्धांतों आदि के बारे में रायों की सुसंगतता के संबंध प्रावधान है। 53 में दंडिक कार्रवाइयों में यह तथ्य सुसंगत है कि अभियुक्त व्यक्ति अच्छे सील का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61। 60 का डी हो गया था। अब अपन आगे चलेंगे। ठीक है, दंडिक मामलों में यह तथ्य कि अभियुक्त अच्छे चरित्र का है सुसंगत होगा, अखंडनीय होगा, असंगत होगा, इनमें से कोई नहीं। अभी तक हमने जो देखा उसके आधार फटाक से आंसर दो 61 का।
मध्य प्रदेश विभाजन 1999 सेक्शन 53 क्या कहती है अच्छे चरित्र के बारे में? दंडिक मामलों में यह तथ्य कि अभियुक्त अच्छे चरित्र का है। 61 का कहा ए साना ने, बिल्कुल सही। साना वेरी फास्ट एंड गुड, सुसंगत होगा, बिल्कुल सही सेक्शन 53 के अनुसार। नाउ पूजा ने भी कहा, भरत दुबे ने भी कहा, राहिल भी कह रहे हैं और सुनंदा ने भी। ओके, और सूर्या, ये बेटा क्वेश्चन को इंडिकेट करो, आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, है ना, वो समझ में नहीं आ रहा है इधर। सिर्फ आपने डी लिखा है और डी आंसर किसका लिखा है पता नहीं। 62 इन क्रिमिनल केस द फैक्ट दैट द पर्सन एक्यूज इज गुड कैरेक्टर। इन क्रिमिनल केस, है ना, आपराधिक मामले में फैक्ट दैट द पर्सन, जो पर्सन है एक्यूज इज गुड कैरेक्टर, अच्छे चरित्र का है, इज नॉट अ रिलेवेंट फैक्ट, इज अ रिलेवेंट फैक्ट, कैन नॉट बी प्रूव्ड, इज कंक्लूसिव फैक्ट। द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट नाउ। 62 बिहार पीसीएस जूनियर 1999 कैसा होगा? ओके, 62 का बी भरत ने कहा। ओके, सोनल श्रीवास्तव 61 का ए कह रही हैं। 61 का ए सही है, बिल्कुल सही है 61 का। 62 का बी साना ने कहा। 62 का बी इज करेक्ट आंसर। राहेल, ए इज नॉट करेक्ट, बी इज करेक्ट, इज अ रिलेवेंट फैक्ट। इन क्रिमिनल केसेस द पर्सन एक्यूज इज गुड कैरेक्टर, एक अच्छे चरित्र का है, ये रिलेवेंट फैक्ट है। सेक्शन 53 के अंतर्गत, सेक्शन 53 इसके बारे में प्रावधान करता है। सेक्शन 53 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, चरित्र की सुसंगतता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चरित्र की सुसंगतता, आपराधिक मामले में पूर्ववर्ती अच्छा आचरण असंगत है। कौन सा कथन सही बताना है, ध्यान रखना, पहले अपन क्वेश्चन को समझ लिया करें, कौन सा कथन सही है। उन्होंने गलत क्वेश्चन कथन नहीं पूछा। तो आपराधिक मामले में पूर्ववर्ती अच्छा आचरण असंगत है, आपराधिक कार्रवाई में पूर्ववर्ती खराब आचरण सुसंगत है, दीवानी वादों में अभ्यारोपित आचरण को सिद्ध करने हेतु चरित्र सुसंगत है, दीवानी वादों में क्षतिपूर्ति की राशि को प्रभावित करने वाले किसी व्यक्ति का चरित्र सुसंगत है। द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 63 झारखंड सिविल जज 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। 63 का आंसर अभी तक नहीं आया। 62 का डी कहा था किसने? सोनल ने 62 का डी कहा है। बी होगा, बी इस कंक्लूसिव फैक्ट नहीं होगा बेटा। 62 का बी है, वो इज अ रिलेवेंट फैक्ट। साना ने कहा 63 का डी इज करेक्ट आंसर। दीवानी वादों में क्षतिपूर्ति की राशि को प्रभावित करने वाले किसी व्यक्ति का चरित्र सुसंगत है। पता पड़ा उसका चरित्र अच्छा नहीं है, क्यों? क्योंकि उससे उसके दीवानी वादों में क्षतिपूर्ति की राशि देगा या नहीं देगा उसके चरित्र पर निर्भर करता है, तो इसलिए वो उन्होंने कहा है वहां पे। 63 का डी बिल्कुल सही है, चेतना ने कहा, सुरंदा ने 63 का सी कहा, पूजा सिंह ने, पूजा सी नहीं है आंसर। साना 63 का डी बिल्कुल सही है। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दांडी कार्रवाई में यह तथ्य सुसंगत है कि अभियुक्त अच्छे सील का है। कथन सही नहीं, अब इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। 3 सही होंगे, एक गलत होगा। दांडी कार्रवाई में यह तथ्य सुसंगत है कि अभियुक्त बुरे सील का है। बुरे सील के साक्ष्य के रूप में पूर्व दोष सिद्धि सुसंगत है। सिविल मामलों में यह तथ्य किसी व्यक्ति का सील ऐसा है जिससे नुकसानी की रकम जो उसे मिलनी चाहिए पर प्रभाव पड़ता है, सुसंगत है। अब बताना है कथन कौन सा सही नहीं है। चारों में से एक ऐसा है जो सही नहीं है, बताइए। 64 मध्य प्रदेश एपीओ 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। सोनल ने कहा ओके, ठीक है सोनल। 64 अच्छा, सूर्य प्रकाश 56 का ए कह रहे हैं। 56 का ए, 56 कब हुआ था? अभी थोड़ी देर पहले हुआ था ना 56। तो 56 का ए बिल्कुल सही है। ओके, साना ने कहा 64 का बी, दांडिक कार्रवाइयों में तथ्य सुसंगत है कि अभियुक्त बुरे सील का है, बिल्कुल सही। 64 का बी इज करेक्ट आंसर। दांडिक कार्रवाइयों में यह तथ्य सुसंगत है कि अभियुक्त बुरे सील का है, जबकि अच्छे सील का है तो वो सुसंगत होता है, तो सही होता। लेकिन यहाँ लिखा है अभियुक्त बुरे सील का है, और यह कथन सही नहीं है, इसलिए आंसर हो गया 64 का बी, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। किसने आंसर दिया था 64 का बी? सुनंदा ने दिया है, भरत ने दिया है, और चेतना सोनी ने भी दिया है, पूजा सिंह ने भी दिया है, और 62 का बी दे रहे हैं आकाश सक्सेना। 64 का भी साना ने भी दिया है सबसे पहले। ओके, 65 गलत कथन, अपन को गलत कथन सुनना है, रॉन्ग आंसर।
रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? दांडिक कार्यवाही में यह तथ्य सुसंगत है कि अभियुक्त व्यक्ति अच्छे सील का है। दीवानी मामलों में यह तथ्य किसी व्यक्ति का सील ऐसा है जिससे नुकसानी की रकम पर जो उसे मिलनी चाहिए प्रभाव पड़ता है, सुसंगत नहीं है। पूर्ण दोष सिद्धि पूरे सील के साक्ष्य में सुसंगत है। दीवानी मामलों में यह तथ्य किसी व्यक्ति का सील कैसा है, विसंगत है। आपने गलत उत्तर बताना है। 4 में से 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। ये दिमाग में पहले सेट कर दिया अगर क्वेश्चन के हिसाब से 3 सही होना चाहिए, 1 गलत है, तो वो गलत निकालना है आपको। 65 मध्य प्रदेश एपीओ 1997 में क्वेश्चन पूछा गया था। 65 का डी कौन कह रहा है? साना ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, गलत कथन बताना है, गलत। 65 का डी नहीं है, सुनंदा ने कहा डी नहीं है, सुनंदा आसाना नॉट डी, गलत कथन बताना है, गलत रॉन्ग आंसर बताना है। ध्यान से पढ़ के आंसर दो, कोशिश करो फिर से एक बार। सुनंदा और साना बी बिल्कुल सही, बी इज करेक्ट आंसर। दीवानी मामलों में यह तथ्य किसी व्यक्ति का सील ऐसा है जिससे नुकसानी की रकम पर जो उसे मिलनी चाहिए प्रभाव पड़ता है, सुसंगत नहीं है, जबकि यह सुसंगत होता है, इसलिए गलत हो गया यहाँ पे और हमको गलत आंसर ही निकालना था। तो हमेशा एग्जाम में इस बात का ध्यान रखना कि क्वेश्चन को पढ़ने में जल्दबाजी नहीं करना, आंसरों के जो ओटी रहते हैं उनको पढ़ने में जल्दबाजी नहीं करना। ध्यान से पढ़ने के बाद जो एक्यूरेट आंसर हो वो आपको लगाना है, थोड़ा टाइम लेना और टाइम रहता है उसमें इतना। 66 निम्न में से कौन से मामलों में व्यक्ति का चरित्र प्रासंगिक होता है? केवल दीवानी मामलों में, केवल आपराधिक मामलों में, रिट याचिकाओं में, दीवानी और आपराधिक मामलों दोनों में? बताइए। चारित्रिक प्रासंगिक होता है, व्यक्ति का चरित्र प्रासंगिक होता है किन कौन से मामलों में? छत्तीसगढ़ सिविल जज 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। बिल्कुल सही, वेरी फास्ट आंसर दिया सुनंदा और बिल्कुल सही दिया है। भरत ने भी, सना ने भी, आकाश ने भी। दीवानी और आपराधिक मामलों दोनों में ही अभी अपन ने देखा ना, अपन ने देखा भी दीवानी और आपराधिक मामलों में। आपराधिक, अरे यार ये ऐसे, हाँ आपराधिक मामलों में जब अच्छा चरित्र का सुसंगतता के बारे में बात हो रही है सेक्शन 53 के अंतर्गत तो सुसंगतता होगी। सेक्शन 54 के अंतर्गत बुरे सील के बारे में है, और दीवानी मामलों में जब उसको नुकसानी निर्धारित करने के लिए बुरे सील की बात की जाती है तो सुसंगतता के बारे में, इसलिए दोनों ही मामलों में वो हो जाता है, प्रासंगिक रहता है वो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 67। न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वे मामले को तय करें ना कि पक्षों को, क्योंकि अच्छे से अच्छा व्यक्ति बुरे से बुरा कार्य कर सकता है तथा बुरे से बुरा व्यक्ति का अच्छे से अच्छा अधिकार हो सकता है। यह कथन निम्न में से किस विधि की धारा से संबंधित है? सीआरपीसी 1973 की धारा 110 से, एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 52, 53, 54 व 55 से, आईपीसी 1860 की धारा 49, 497, 494, 498 से, और आईपीसी 1860 की धारा 292, 293, 294 से। बताइए जल्दी से। न्यायालय को कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है बताइए। 67 राजस्थान एपीओ 2011। आप 67 का आंसर दिया है भरत ने बी, सोनल ने 66 का कहा डी। ठीक है सोनल, 66 का डी तो सही है जितना भी कहा था। अब हमको देना है, भरत ने कहा 67 का बी आंसर, बिल्कुल सही है, बी इज करेक्ट आंसर। भरत, सुनंदा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 52, 53, 54 व 55 से यह कथन निम्न से किस विधि की धारा संबंधित है? उन्होंने कहा सेक्शन 52, 53, 54 और 55, इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 68। सील चरित्र के साक्ष्य में सम्मिलित होता है। केवल ख्याति का साक्ष्य, केवल स्वभाव का साक्ष्य, दोनों सामान्य ख्याति व सामान्य स्वभाव का साक्ष्य, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2016। 68 ओके, आकाश ने कहा और सुनंदा ने कहा। 68 का सी पूजा ने भी कहा, बिल्कुल सही है, दोनों सामान्य ख्याति व सामान्य स्वभाव का साक्ष्य। इससे संबंधित प्रावधान को एक मिनट में सुनो। भारत साक्ष्य अधिनियम की धारा 55 के स्पष्टीकरण के अनुसार सील शब्द से तात्पर्य है ख्याति एवं स्वभाव से है।
टॉमस चैन ने ख्याति एवं स्वभाव के बारे में कहा कि जो नर एवं नारियां हमारे बारे में कहें वह हमारी ख्याति है, तथा जो ईश्वर एवं फरिश्ता हमारे बारे में कहे वह हमारा स्वभाव है। अर्थात स्वभाव स्वयं व्यक्ति में निवास करता है, जबकि ख्याति अन्य व्यक्तियों के मस्तिष्क में निवास करती है। सर बहुत अच्छे हैं, ये क्या हो गया, उनकी ख्याति हो गई। और वास्तव में माता स्वभाव स्वयं व्यक्ति के अंदर रहता है कि उसका स्वभाव क्या है, और ख्याति लोगों के मस्तिष्क में रहती है। ये समझने वाली बात थी ना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो आज की कल तक के क्वेश्चन खत्म हुए। अपना अगला क्वेश्चन आज शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न तथ्यों में से किनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है? तथ्य जो स्वीकृति नहीं है, तथ्य जो न्यायिक अपेक्षा योग्य हैं, तथ्य जो किसी दस्तावेज की विषय वस्तु हैं, तथ्य जो विवादित हैं। साबित करने की आवश्यकता नहीं है, बताइए। मध्य प्रदेश एपीओ 1995 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दिया है बी आकाश ने, और भरत दुबे कह रहे हैं फर्स्ट का बी। सी कहा है पूजा ने, सुनंदा ने कहा बी। बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर। जिसकी न्यायालय न्यायिक अपेक्षा, तथ्य जो न्यायिक अपेक्षा योग्य हैं उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। न्यायालय ने उनको ऐसा ही मान लिया है। क्वेश्चन नंबर 2, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अनुसार जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा उसे साबित करना आवश्यक है, उसे साबित करना वैकल्पिक है, उसे साबित करना आवश्यक नहीं है, उसे साबित करना अच्छा है। बताइए जल्दी से। ये उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2014 और फिर 2015 पूछा गया था। क्या होगा? अभी अपन ने पहला क्वेश्चन देखा, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को अलग तरीके से उन्होंने पूछा है। क्वेश्चन वही है। 2 का दिया सी सुनंदा ने, भरत ने, पूजा ने, बिल्कुल सही। उसे साबित करना आवश्यक नहीं है क्योंकि न्यायालय ने उसकी अपेक्षा कर ली है कि वो वैसा है। और बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3, एक न्यायिक ग्राह प्रवर्तित होता है ग्राह्य के रूप में, संस्कृति के रूप में, अनभिज्ञता के विवेचन के रूप में, सबूत का अद्यतन के रूप में। बताइए। अद्यतन के रूप में है ना। 3, झारखंड सिविल जज प्रीलिम्स 2015, एक न्यायिक ग्राह्य प्रवर्तित होता है। एक न्यायिक ग्राह्य मतलब वही न्यायिक अपेक्षा से मतलब है। एक अलग तरीके से फिर क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। एक न्यायिक ग्राह्य प्रवर्तित होता है। 3 का डी इसने कहा है पूजा ने, और साना ने कहा 3 का ए। नो साना, डी इज करेक्ट आंसर। सबूत का अद्यतन के रूप में, उसका सबूत नहीं लिया जाएगा, न्यायिक अपेक्षा कर रहा है ना उसकी। क्वेश्चन नंबर 4, साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत वे तथ्य जिनकी न्यायिक अपेक्षा करनी होती है वर्णित हैं सेक्शन 55 में, 57 में, 56 में, 58 में। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। किस सेक्शन में वर्णित हैं? उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2008, फिर 2012, राजस्थान एपी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। फोर का सी कहा भरत दुबे ने, वेरी फास्ट। पूजा सिंह ने कहा 4 का सी, और सी इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 57 इसके बारे में प्रावधान करता है। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 57 के अंतर्गत वे तथ्य जिनकी न्यायिक अपेक्षा न्यायालय को करनी होगी का वर्णन है, जबकि धारा 58 में स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं होता है। वहीं सेक्शन 56 में न्यायिक रूप से अपेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है, और सेक्शन 55 में नुकसानी पर प्रभाव डालने वाले सील के संबंध में प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 5, न्यायाधीश किसी तथ्य के व्यक्तिगत ज्ञान को साक्ष्य के रूप में नहीं ले सकता। न्यायाधीश किसी तथ्य के व्यक्तिगत ज्ञान को साक्ष्य के रूप में नहीं ले सकता। यह कथन किस मामले में निर्णित किया गया था? हरप्रसाद बनाम शिवदया 1876 IA 259, कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज 1952 ACR 536, वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर ILR 1910 37 कलकत्ता 474, पुष्पा देवी राम जातिया बनाम ML वाधवा AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट 748। आइडिया हो तो आंसर तो फास्ट। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2013, इसका आंसर किसने दिया है? 5 का
5 का आंसर दिया पूजा सिंह ने, साना ने, और दिया तो सबने है, लेकिन ये आंसर इज करेक्ट। ए इज करेक्ट आंसर। हर प्रसाद बनाम शिव दया, हर प्रसाद बनाम शिव दया 1876 IA 259 के बाद में कहा गया था। न्यायाधीश किसी तथ्य के व्यक्तिगत ज्ञान को साक्ष्य रूप में नहीं ले सकता। न्यायाधीश को कोई व्यक्तिगत ज्ञान है, कोई मर्डर होते हुए उसने देखा, लेकिन कटघरे में कोई और बंदा खड़ा है, उसको पता है, फिर भी वो अपने व्यक्तिगत ज्ञान को वहां पे साक्ष्य में ले सकता है। किसने कहा, कहाँ कहा है? हर प्रसाद बनाम शिवदया 1876 के मामले में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस तथ्य को साबित करना आवश्यक है? न्यायिक अपेक्षा, संस्वीकृति, स्वीकृत तत्व, सुसंगत तत्व, किसको साबित करना आवश्यक है? बताइए। 6, झारखंड सिविल जज प्रीलिम्स 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, किसको साबित करना आवश्यक है? किसको साबित करना पड़ेगा यहाँ पे? 6, का डी बिल्कुल सही। डी इज करेक्ट आंसर। फाना बी इज नॉट करेक्ट, डी इज करेक्ट, है ना आकाश? सुसंगत तथ्य, रिलेवेंट फैक्ट जो है उसको साबित करना आवश्यक है। निम्नलिखित में से किसे साबित करना होगा? न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तत्व, पक्षकार द्वारा स्वीकार किए गए तत्व, न्यायालय का कोई पूर्व निर्णय, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या साबित करना होगा या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए, क्या साबित करना होगा? मध्य प्रदेश एपीओ प्रीलिम्स 2009, किसे साबित करना होगा? सेवन का डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, इसमें जो प्रावधान है वो एक मिनट में देखो। न्यायालय का कोई पूर्व निर्णय साबित किया जाना है। न्यायिक रूप से अविश्वसनीय तथ्य, धारा 56 के अंतर्गत तथा पक्षकारों द्वारा स्वीकृत तत्व धारा 58 के अंतर्गत साबित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये न्यायालय द्वारा स्वयं अवेक्षणीय है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा उसे साबित करना आवश्यक नहीं है। स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। सभी तथ्य एवं दस्तावेजों की अंतर्वस्तु मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेंगे। मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। एक सही नहीं होगा, 3 सही होंगे। एक सही नहीं है, वही हमको ढूंढना है। ढूंढिए। क्वेश्चन नंबर 8 का सी, मध्य प्रदेश सिविल जज 2002, सभी तथ्य एवं दस्तावेजों के अंतर्वस्तु मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेंगे। सभी तथ्य एवं दस्तावेजों के अंतर्वस्तु मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेंगे। ये सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा आंसर 8 का सी। किसने दिया है 8 का सी? लगभग सबने दिया है। पूजा, सुनंदा, साना, A to Z म्यूजिक और बनवारी जी कह रहे हैं डी। डी नहीं है बेटा, सी है। सभी तथ्य एवं दस्तावेजों के अंतर्वस्तु मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेंगे। भारत संविधान नियम की धारा 59 के अनुसार दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु के सिवा सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेंगे। आधा दस्तावेजों की अंतर्वस्तु मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित नहीं की जा सकती है। इसलिए धारा 61 के अनुसार दस्तावेज की अंतर्वस्तु या तो प्राथमिक या द्वितीय साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकती है। इसलिए सी आंसर कैसा हो गया? गलत, और वही अपने लिए सही था। भारत संविधान नियम 1872 की धारा 59 में किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु को साबित किया जा सकता है मौखिक साक्ष्य द्वारा, परिस्थिति साक्ष्य द्वारा, प्राथमिक द्वितीय साक्ष्य द्वारा, उपरोक्त में से किसी नहीं। अभी पहले अपन ने जो एक्सप्लेनेशन देखा उसमें इसका आंसर मिल गया था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में उसका आंसर हमको मिल गया था। बताइए जल्दी से। भरत दुबे ने कहा क्वेश्चन नंबर 9 का ए, उत्तराखंड पीसीए जूनियर प्रीलिम्स 2016। अभी हाल मैंने जो पढ़ा था एक्सप्लेनेशन वो सुना नहीं आपने लगता है ना।
1872 की धारा 59 में किसी दस्तावेज के अंतर्वस्तु को साबित किया जा सकता है प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा। सोनल ने कहा 8 का सी बिल्कुल सही सोनल। 8 का सी था, इनको 9 का भी सी है, 9 का भी सी है। पूजा, चेतना, भरत, सोनल ने कहा 9 का सी बिल्कुल सही। सभी तथ्य जो कैसे हो जाएंगे, 9 का सी क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य द्वारा उनको साबित किया जा सकता है। किसको? किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु को। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा कहती है स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती? निम्न में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा कहती है कि स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है? 18, 55, 21, 58 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। उत्तराखंड सिविल जज 2009। टेन का डी कहा सुनंदा ने, वेरी फास्ट। भरत ने भी कहा, साना ने भी कहा, पूजा ने भी वेरी फास्ट, बहुत जल्दी। साना ने सबसे पहले कहा था सेक्शन 58, बहुत बढ़िया साना। सेक्शन 58 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 के अनुसार किसी ऐसे तथ्य को किसी कार्रवाई में साबित करना आवश्यक नहीं है जिसे उस कार्रवाई के पक्षकार या उनके अभिकर्ता सुनवाई पर या सुनवाई के पूर्व स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं, अथवा जिनके बारे में अभिवचन संबंधी तत्समय प्रवृत्त किसी नियम के अधीन यह समझ लिया जाता है कि उन्होंने उसे अपने अभिवचनों द्वारा या उसे स्वीकार कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11, साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय किन तथ्यों की न्यायिक अपेक्षा नहीं ले सकता? शासन के द्वारा जारी की गई सांविधिक सूचना, शासन के द्वारा जारी की गई कार्यपालिक अधिसूचना, समस्त मुद्राएं जिनकी इंग्लिश न्यायालय अपेक्षा करती है, विश्व के भौतिक प्रभाव। इसमें क्या पूछा हमने, साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय किन तथ्यों की न्यायिक अपेक्षा नहीं ले सकता है ना, वो बताना है आपको। बताइए। 11, मध्य प्रदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, न्यायिक अपेक्षा नहीं ले सकता है। और 11 का सी कहा साना ने, सी नहीं है साना। बी परिहार, 11 का सी नहीं है बेटे। परिहार कल से 9 बजे ही क्लास होगी अपनी, ठीक है, तो चिंता नहीं करो, क्योंकि 8 बजे और 8:30 बजे मुझे भी शॉर्ट पड़ रहा था टाइम, मेरे पास भी टाइम नहीं मिला 1 मिनट के लिए रेस्ट करने का, इसलिए अपन 9 बजे से ही क्लास रखेंगे 9 to 10:30, ठीक है। लेकिन आज जल्दी शुरू की थी अपन ने, तो अपन इसको 10:15 पे खत्म करेंगे, काफी काम मेरे रह गए हैं अभी। वृंदा ने कहा 11 का डी। ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा, वेलकम। कोशिश तो की थी 8 से, लेकिन आज से नहीं हो पाई, 8:30 पे भी नहीं हो पाई। चलो, सुनंदा ने कहा 11 का डी। ना बेटा, बी आंसर इज करेक्ट। शासन के द्वारा जारी की गई कार्यपालिक अधिसूचना की न्यायिक अपेक्षा नहीं ले सकता है न्यायालय। 11 का बी। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 57 के खंड 1 के अधीन शासन के द्वारा जारी की गई सांविधिक सूचना खंड 6 के अधीन उन सभी मुद्राओं जिनकी इंग्लिश न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करती है तथा खंड 9 के अनुसार विश्व के भौगोलिक प्रभाव का न्यायालय न्यायिक अपेक्षा ले सकता है, किंतु धारा के अधीन शासन द्वारा जारी कार्यपालिक अधिसूचना की न्यायिक अपेक्षा संबंधी कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए बी इज करेक्ट आंसर। अच्छा, आप लोगों को भी बहुत आवाज आ रही है डॉग के भौंकने की ना? डॉग के भौंकने की आवाज आ रही है क्या बहुत? अब वो भौंक रहा है, पता नहीं किस पे भौंक रहा है, अपना नहीं है, सड़क पे ही है, ठीक है। बहुत डिस्टरबेंस है वाकई, रोड पे इतना ट्रैफिक, इतने हॉर्न बजते हैं, गाड़ियां निकलती हैं बड़ी आवाज वाली, साउंड वाली, जो बाइक चलने गई है आजकल, तो वो तो कोई को किसी से मतलब नहीं है आजकल। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा अंशु साक्ष्य नहीं है? किस सिद्धांत को मान्यता प्रदान करती है? अंशु साक्ष्य मतलब हियर से एविडेंस, एक एविडेंस नहीं है। किस सिद्धांत को मान्यता प्रदान करती है? सेक्शन 60, 91, 64, 92। विद द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 13, उत्तर प्रदेश एपीओ प्रीलिम्स 2011।
सेक्शन कौन सा है इससे समझ, जो हियरसे एविडेंस को साक्ष्य नहीं मानता है। ओके, सोनल ने कहा जी सर। सेक्शन 60 का हाँ बिल्कुल सही कहा आंसर। A to Z ने कहा बिल्कुल सही। 12 का ए था, ठीक है। 13 का भी ए है। वृंदा ने कहा, पूजा ने कहा बिल्कुल सही है। सेक्शन 60 इसके बारे में प्रावधान करता है कि जो हियर से एविडेंस है वो एविडेंस नहीं है, कि सिद्धांत को मान्यता प्रदान करता है, सेक्शन 60। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। न्यायालय निम्न का न्यायिक नोटिस नहीं लेगा। न्यायालय के अधिकारियों और सदस्यों के नाम, ऐसे तथ्य जो न्यायालय के प्रभारी न्यायाधीश के व्यक्तिगत ज्ञान में हैं, उन सब अधिवक्ताओं का जो उसके समक्ष उपसंजात होने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत हैं, भूमि मार्ग के नियम। न्यायालय निम्न का न्यायिक नोटिस नहीं लेगा। बताइए। 14 मध्य प्रदेश एपीओ 1993। न्यायालय निम्न का न्यायिक नोटिस नहीं लेगा। 14 का बी कहा है म्यूजिक ने। ओके, भवानी ने भी अपने बनवारी जी ने भी कहा, पूजा ने भी कहा है। बी परिहार भी कह रहे हैं। 14 का बी साना, 14 का बी है, नॉट सी। एकदम सही, बी इज करेक्ट। ऐसे तथ्य जो न्यायालय के प्रभारी न्यायाधीश के व्यक्तिगत ज्ञान में हैं, उनका न्यायिक नोटिस नहीं लेगा, क्योंकि वो उनका व्यक्तिगत जानकारी है। न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य को अन्य तथ्यों की तरह साबित करना होता है, विशेष तथ्य की तरह साबित करना होता है, साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, विशेषज्ञ की राय की तरह साबित करना होता है। अब इसका सही आंसर सब देंगे, सबको पता है इसके बारे में। मध्य प्रदेश सिविल जज 2017, ये क्वेश्चन कई बार हो गया है और इसका आंसर आप बिल्कुल सही देंगे सब। 15 का अभी आंसर 15 का सी कहा बी परिहार ने। 14 का सी कहा सोनल ने। 14 का बी है, बी नॉट सी, सोनल। 15 का सी सबने दिया है आंसर, बिल्कुल सही दिया है। 15 का ए दे रही हो साना, न्यायिक रूप से अविश्वासित तथ्य को साबित करना पड़ेगा। नहीं साना, साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। क्योंकि कब से देख रहे हैं अपन, कितने क्वेश्चन देख लिया अपन ने कि न्यायिक अवेक्षणीय जो तथ्य हैं उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो सही के ध्यान से सही कर लेना साना। 16 वह तथ्य जिसकी न्यायालय न्यायिक नोटिस लेगा, अंतर्गत धारा 57 साक्ष्य अधिनियम उसे निश्चय रूप से प्रमाणित माना जाएगा। विपक्ष द्वारा विवादित तथा अप्रमाणित किया जा सकता है, उस पक्ष द्वारा प्रमाणित करना होगा जो उसके होने का अभिकथन करता है। प्रमाणित करने हेतु न्यायालय स्ववेग से आदेश दे सकता है। बताइए जल्दी आंसर 16 का। मध्य प्रदेश एपीओ 1993। साना ने कहा 16 का, 15 का सी कहा है, 16 का कहा है। 16 का आंसर दो। 15 का सी हाँ सही है। अब 16 का आंसर देना था अपन को। सोनल 15 का सी कहा सही है। 16 का सी कहा सुनंदा ने। और बनवारी तुमने डी आंसर किसका दिया है? 16 का सी है, उस पक्ष द्वारा प्रमाणित करना होगा जो उसके होने का अभिकथन करता है। वही क्वेश्चन नंबर 17 है, किस तथ्य का न्यायालय न्यायिक संज्ञान नहीं ले सकता है? अखबार में प्रकाशित किसी खबर का, भारत सरकार द्वारा मान्य उपाधियां, भारत सरकार के आधिपत्य के अधीन राज्य क्षेत्र, सड़क और भूमि या समुद्र पर मार्ग का नियम, किस तथ्य का न्यायालय न्यायिक संज्ञान नहीं ले सकता है? बताइए। मध्य प्रदेश सिविल जज 2011, किस तथ्य का न्यायालय न्यायिक संज्ञान नहीं ले सकता है? अखबार में प्रकाशित किसी खबर का, भारत सरकार द्वारा मान्य उपाधियां, भारत सरकार के आधिपत्य के अधीन राज्य क्षेत्र, सड़क और भूमि या समुद्र मार्ग पर मार्ग का नियम। ओके, 17 का ए दिया है। किस किसने? बी परिहार, A to Z, मनबारी, पूजा ने कहा 17 का सी, 17 का ए है पूजा, सुनंदा में का ए। अखबार में प्रकाशित किसी खबर का संज्ञान नहीं लेगा। बाकी भारत सरकार द्वारा मान्य उपाधियां, भारत सरकार के आधिपत्य के अधीन राज्य क्षेत्र, सड़क और भूमि या समुद्र मार्ग पर का मार्ग, सब का संज्ञान ले सकता है न्यायालय।
ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से इसको साबित करना आवश्यक होगा। भारत राज्य क्षेत्र में लागू सभी विधियां, इनको साबित करना पड़ेगा। बैंकों का ऋण संबंधी रिकॉर्ड, यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पास समस्त पब्लिक अधिनियम, भारतीय सेना के लिए युद्ध की नियमावली, किसको साबित करना आवश्यक होगा बताइए। 18 मध्य प्रदेश एपीओ 2008 किसको साबित करना आवश्यक होगा। एटीन का बी कहा है सुनंदा ने, बी परिहार ने, और ए टू जेड ने, और बनवारी ने भी। बिल्कुल सही, बैंकों का ऋण संबंधी रिकॉर्ड है उसको साबित करना होगा। बाकी सब राज्य क्षेत्र लागू सब विधियां साबित हैं, ये सब साबित हैं, ये विधियां हैं। न्याय का अपेक्षा करेगा इनकी। 19 भारत सरकार अधिनियम 1872 के अंतर्गत न्याय का अपेक्षा शब्दावली से अभिप्राय न्यायालय द्वारा दिया गया नोटिस, न्यायालय को दी गई जानकारी, साक्ष्य की अपेक्षा करना, किसी बात को बिना सबूत के अस्तित्व में मानना। 19 उत्तराखंड पीसीए जूनियर प्रीलिम्स 2014 न्यायिक अपेक्षा का मतलब क्या है। ओके, नाइनटीन का बी परिहार ने दिया है अभी तक सही आंसर। 19 का डी बिल्कुल सही, सुनंदा ने भी दिया है सही। डी इज करेक्ट आंसर। साना, किसी बात को बिना सबूत के अस्तित्व में मानना न्यायिक अपेक्षा कहलाती है। अभी इस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले भी गलत आया था ना, तो अब इसको सही कर लेना कि न्यायिक जो अपेक्षा है शब्दावली से मतलब है किसी बात को बिना सबूत के अस्तित्व में मानना। न्यायालय इसको न्यायिक अपेक्षा करना कहता है, उसका अस्तित्व मानेगा और प्रूफ मानेगा, उसका साक्ष्य नहीं लेगा। इसलिए डी आंसर इज करेक्ट। 20 साक्ष्य अधिनियम की धारा 57 क्लॉज 1 के अधीन न्यायालय को न्यायिक अपेक्षा करनी होगी। भारत में सभी विधियों की जिसमें विदेशी विधियां भी हैं, सभी भारतीय और ईसाई विधियों की, सभी भारतीय और 1950 तक की ब्रिटिश विधियों की। बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 झारखंड सब डिविजन प्रीलिम्स 2012, यूपी लोअर सप्लीमेंट 2003, यूपी एपीओ प्रीलिम्स 2002 अधीन न्यायालय को न्यायिक अपेक्षा करनी होगी। न्यायिक अपेक्षा करनी होगी मतलब उनको स्वयं सिद्ध मानेगा, उसके लिए वो प्रूव करने की लिए नहीं कहेगा। न्यायिक अपेक्षा किसकी करेगा न्यायालय। ओके, पूजा ने कहा 20 का ए सुनंदा। ओके, ए टू जेड ने भी कहा, सबने ये कहा है, बिल्कुल सब, एवरीबॉडी इज करेक्ट। भारत में प्रवेश सभी विधियों की न्यायिक अपेक्षा करेगा न्यायालय। बाकी सभी विधियों की जो विदेशी विधियां हैं उनसे कुछ लेना देना नहीं है। सभी भारतीय एशियाई विधियों की, सभी भारतीय 1950 तक की सभी विधियों की ना, तो आंसर सही हो गया अपना ए। क्वेश्चन नंबर 21 भारत सरकार अधिनियम की धारा 59 के अंतर्गत दस्तावेजों की अंतर्वस्तु मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित की जा सकती है, मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित नहीं की जा सकती है, मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित की जा सकती है और नहीं भी की जा सकती है। न्यायालय के आदेश के अधीन केवल मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित की जा सकती है। 59 के अंतर्गत दस्तावेजों की अंतर्वस्तु कैसे साबित की जा सकती है, अभी अपने देखा था, ऐसा क्वेश्चन फिर से आया है। 21 ये आया था आपके मध्य प्रदेश हाई जुडिशियल सर्विस प्रीलिम्स 2017 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 59 के अंतर्गत दस्तावेजों की अंतर्वस्तु सही बताना है आपको। सोनल ने कहा 20 का ये सही था। सोनल 20 का ये सही है। 21 का भी ए दिया है, किसने दिया है, साना ने सही दिया है और पूजा ने भी, ए टू जेड ने भी दिया है। 21 का बी नहीं है सुनंदा, ए है। प्रमाणित की जा सकती हैं। 59 के अंतर्गत दस्तावेजों की अंतर्वस्तु मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित नहीं की जा सकती है ना, मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित नहीं की जा सकती है। बी इज करेक्ट आंसर, मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित नहीं की जा सकती है। सेक्शन 59 के अंतर्गत दस्तावेजों की अंतर्वस्तु मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित नहीं की जा सकती है, क्योंकि दस्तावेज की अंतर्वस्तु तो कैसे प्रमाणित की जाती थी, प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य से, है ना। तो 21 का क्या है, बी इज करेक्ट आंसर। सुनंदा इज करेक्ट। ए इज नॉट करेक्ट, बी मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित की जा सकती है, नहीं, मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित नहीं की जा सकती, यह सही है। क्वेश्चन नंबर 22 मौखिक साक्ष्य के द्वारा क्या साबित किया जा सकता है। दस्तावेज की अंतर्वस्तु, सभी तथ्य,
इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के अंदर वस्तु, दस्तावेजों इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर वस्तु के सिवा सभी तथ्य। 22 यूपीएपीओ सप्लीमेंट 2007। ओके, परिहार। मौखिक साक्ष्य द्वारा क्या साबित किया जा सकता है? 22 का डी आंसर दिया A to Z ने, सुनंदा ने, पूजा ने, पी परिहार ने, मनमारी ने, सूर्या ने और सुषमा ने। एकदम सही, सब ने सब सही दिया, एकदम एवरीबॉडी इज करेक्ट। दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के अंदर वस्तु के सिवाय, जो अंतर वस्तु उसको सिवाय बाकी सब तथ्यों को मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। लेकिन अभिलेखों के बारे में जब बात होगी, दस्तावेजों इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में बात होगी, तो वो प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। एक्स पर यह आरोप है कि उसने बाई की हत्या की। ए अपने साक्ष्य में कहता है कि जेड ने मुझे कहा कि उसने देखा कि एक्स ने बाई को छुरा मारा है तथा मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था कि एक्स ने बाई की हत्या की। ए का कथन ग्राह्य है, ग्राह्य नहीं है क्योंकि यह सुसाक्ष्य है, मातृहीन है, ग्राह्य नहीं है क्योंकि यह शपथ लेकर नहीं कहा गया है। अब आपको आंसर बताना है। 23 का मधुबे सुवेश जज 1993। कैसा है कथन? एक्स पर आरोप है कि उसने बाई की हत्या की है। ए अपने साक्ष्य में कहता है कि जेड ने मुझे कहा कि उसने देखा कि एक्स ने बाई को छुरा मारा है। मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था कि एक्स ने बाई की हत्या की है। ए का कथन कैसा है? ग्राह्य नहीं है। कौन कह रहा है? पूजा सिंह ने कहा ग्राह्य नहीं है, बी परिहार ने भी कहा, साना ने भी, मनमारी ने भी और सूर्या ने भी और A to Z ने भी, वो सबने सही कहा है, ग्राह्य नहीं है क्योंकि यह एक हियरसे एविडेंस है। जेड ने कहा था मुझसे, मैंने फिर पेपर में देखा था। क्वेश्चन नंबर 24। कहा कहता है कि खान ने बताया कि आ ने बा का कत्ल किया है, यह प्राथमिक साक्ष्य है। कहा कहता है कि खान ने बताया कि आ ने बा का कत्ल किया है, यह प्राथमिक साक्ष्य, सबसे अच्छा साक्ष्य, अंशुष साक्ष्य, स्वीकृत है, स्वीकृति है। क्या है बताइए? 24 उत्तराखंड प्रेसिडेंट जूनियर फिल्म 2013। कैसा एविडेंस है ये? प्राइमरी है, बहुत अच्छा एविडेंस है, या हियर से एविडेंस है, या स्वीकृति है? 23 हो गया था। 24 का बोलो। 24 का सी कहा, अनुचित साक्ष्य है, बिल्कुल हियर से एविडेंस है। उसने उससे कहा, उसने उसको कहा, एक दूसरे को कह रहे हैं वो। दस्तावेजों के अंदर वस्तु सिद्ध की जा सकती है द्वितीयक साक्ष्य द्वारा, प्राथमिक साक्ष्य द्वारा, एवं दोनों सही हैं, ऊपर सभी विकल्प असत्य हैं। बताइए 25। दस्तावेजों के अंदर वस्तु सिद्ध की जा सकती है। 24 का सी। कौन कौन ने दिया है आंसर? वाह, सबने दिया है और बिल्कुल सही दिया है। 24 का सी है। 25, हाँ 24 हो गया था अपना। 24 का सी हो गया था। 25 का भी सी ही है। 25 का भी सी आंसर ही है। यह आपका मध्य प्रदेश एपी 2008, मध्य प्रदेश 2005-06 और यूपी लोअर सप्लीमेंट 2002-2003 में पूछा गया था। इसका आंसर भी सी ही है। प्राथमिक साक्ष्य द्वारा और द्वितीयक साक्ष्य दोनों के द्वारा दस्तावेजों के अंदर वस्तु को सिद्ध किया जा सकता है, इसलिए ए एवं बी दोनों ही सही हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। किसी विषय के बारे में समाचार रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस प्रकार का साक्ष्य है? समाचार रिपोर्ट किस तरह का साक्ष्य है? अंशुष साक्ष्य, परिसिद्ध साक्ष्य, प्राथमिक साक्ष्य, द्वितीयक साक्ष्य? बताइए। राजस्थान जुडिशल फिल्म 2011, यूपीएपीओ फिल्म 2011। समाचार पत्र में समाचार रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस प्रकार का साक्ष्य है? 24 का सी कह रही है सोनल। ठीक है सोनल, 24 का सी। 25 का भी सी है, सही है। मनमारी ने कहा बी। मनमारी बी किसका आंसर दे रहे हो? क्वेश्चन का नंबर तो लिखो बेटा। बी वर 26 का बी है। 26 का बी नहीं है, 26 का ए है। अनुसूच साक्ष्य हियर से एविडेंस कहलाएगा ये। 26 का ए, ये हियर से एविडेंस है। अनुसूच साक्ष्य वह होता है जिसे साक्ष्य देने वाला व्यक्ति किसी अन्य से सुना हुआ होता है। चूंकि समाचार पत्र रिपोर्ट किसी अन्य से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रकाशित होती है, अतः इसे अनुसूच साक्ष्य की श्रेणी में माना जाता है। अनुसूच साक्ष्य पर साक्ष्य विधि कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं करता है, अपितु यह पूर्णतः न्यायिक विषयों पर आधारित है।
26 का ए बिल्कुल सही है, नॉट बी बनवारी। 26 का डी भी नहीं है साना, 26 का बी भी नहीं है सुनंदा। ए इज करेक्ट। अनुश्रुत साक्ष्य है, कैसा है? हियर्स एविडेंस है। ये पेपर में आया है, किसी ने रिपोर्ट लिखी, किसी ने दी है, अपन पढ़ रहे हैं बैठ के, तो द्वितीय को प्राथमिक साक्ष्य कैसे होगा? वो अनुश्रुत साक्ष्य हो गया। 27 समाचार पत्र का विवरण साक्ष्य है। समाचार पत्र का विवरण साक्ष्य है, कैसा है? अनुश्रुत है, प्रारंभिक है, पारिस्थितिजन्य है, द्वितीयक है। ये क्वेश्चन अलग टाइम में पूछा गया था, मध्य प्रदेश 2017, राजस्थान जुडिशल प्रीलिम्स 2011, यूपीएपी 2011, तो इसलिए आंसर इसका जल्दी से दो। अलग टाइम में पूछा गया है इसलिए उसको मैंने रखा है। जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट 27 का। बिल्कुल सही, हियर से एविडेंस है, अनुश्रुत साक्ष्य है। ए इज करेक्ट आंसर। 27 का ए सबने दिया है लगभग। 28 प्राइमरी एविडेंस मींस, प्राथमिक साक्ष्य का मतलब है सर्टिफाइड कॉपीज, कॉपी मेड फ्रॉम और compared with the original document itself or counterpart of document, the document itself, copy made from or compared with the original or certified copy. प्राइमरी एविडेंस हम किसको कहेंगे बताइए? 28 ये आया था आपका बिहार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रीलिम्स 2016 में। प्राइमरी एविडेंस मींस 28 का डी आंसर दिया है पूजा सिंह ने, काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बनवारी लाल करें। 28 का बी, कॉपी मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल। 28 का सी इज करेक्ट आंसर, बी परिहार इज करेक्ट। द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल, वो ही प्राइमरी एविडेंस के रूप में माना जाता है। 28 का सी इज करेक्ट आंसर। 28 का सी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 में प्राथमिक साक्ष्य के बारे में प्रावधान है। इसके अनुसार प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है, द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। बाकी सब तो सेकेंडरी हो गए, सर्टिफाइड कॉपी है, कॉपी मेड फ्रॉम, कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, एवरीथिंग सेकेंडरी में जाएगा। 29 क्वेश्चन नंबर 29, यह नियम, एक नियम यह है कि सुना सुनाया साक्ष्य ग्राह्य नहीं होता। का न्यायालय कथन करता है कि उसने बम फटते हुए सुना जिसमें व्यक्तियों की मृत्यु हुई। का कथन ग्राह्य है, विसंगत है, ग्राह्य नहीं है, सुसंगत नहीं है, बताइए। 29 का आंसर दीजिए। मध्य प्रदेश एपीओ प्रीलिम्स 2009, यह नियम की सुना सुनाया साक्ष्य ग्राह्य नहीं होता। का न्यायालय में कथन करता है कि उसने बम फटते हुए सुना जिसमें व्यक्तियों की मृत्यु हुई। का कथन ग्राह्य है, विसंगत है, ग्राह्य नहीं है, सुसंगत नहीं है। 29 का ए आंसर दिया है सोनल ने, बी परिहार ने, और पूजा सिंह ने 29 का सी कहा। ग्राह्य है, कैसा है? ग्राह्य है, कैसा है? ग्राह्य है। का कथन साक्ष्य रूप में ग्राह्य होगा क्योंकि उसका कथन इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 3 के अधीन यथा परिभाषित साक्ष्य श्रेणी में आता है और सेक्शन 60 के अंतर्गत ग्राह्य होगा। सेक्शन 60 के अंतर्गत ग्राह्य हो रहा है वो, इसलिए वो ग्राह्य होगा। सेक्शन 29 का, क्वेश्चन नंबर 29 का ए आंसर बिल्कुल सही है, उस्मा ने भी कहा है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 60 में मौखिक साक्ष्य होना चाहिए, केवल प्रत्यक्ष, अनुश्रुत, उपरोक्त ए तथा बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सेक्शन 60 में मौखिक साक्ष्य कैसा होना चाहिए? केवल प्रत्यक्ष या अनुश्रुत या ए बी दोनों। 30 मौखिक साक्ष्य होना चाहिए। 30 का ए कहा साना ने, सुनंदा ने भी कहा, बी परिहार ने भी कहा है, और बिल्कुल सही, केवल प्रत्यक्ष होगा, डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट कैन बी प्रूव्ड बाय, जो कंटेंट्स हैं एक डॉक्यूमेंट के
कैन बी प्रूव्ड किए जा सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस के माध्यम से। इज एग्जामिनिंग अ विटनेस हु हैज नॉट सीन द डॉक्यूमेंट बाय टेकिंग extraneous evidence into consideration without any evidence। बताइए 31 का आंसर। बिहार पीसीएस जूनियर्स 1999 में आया था। कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट कैन बी प्रूव्ड बाई 31 का आंसर दिया है, बिल्कुल सही दिया है, सबने सही दिया है। प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस के माध्यम से प्रूव किए जा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, सर्वोत्तम साक्ष्य नियम का उदाहरण नहीं है। सेक्शन 60, 91, 64, 164। द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी। 32, मध्य प्रदेश जिला एवं सत्र न्यायाधीश फिल्म 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वोत्तम साक्ष्य नियम का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? सर्वोत्तम साक्ष्य का नियम का उदाहरण नहीं है। 32, सेक्शन 164 सर्वोत्तम साक्ष्य नियम का उदाहरण नहीं है। शेष धाराएं सर्वोत्तम साक्ष्य नियम वर्णित करती हैं। सेक्शन 60 के अनुसार मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। सेक्शन 64 के अनुसार दस्तावेजों को प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा ही साबित किया जाना चाहिए। और सेक्शन 91 के अनुसार दस्तावेजों के रूप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदानों तथा संपत्ति के बयानों के निबंधनों का साक्ष्य इस धारा के निबंधनों के अधीन स्वयं उसी दस्तावेज से साबित किया जाना चाहिए। ठीक है, उपरोक्त तो सर्वोत्तम साक्ष्य का नियम माना जाता है। मतलब सेक्शन 60, 91 और 64 सर्वोत्तम साक्ष्य के नियम उदाहरण, लेकिन सेक्शन 164 सर्वोत्तम साक्ष्य के नियम का उदाहरण नहीं है। जबकि सेक्शन 164 के अंतर्गत सूचना पाने के बावजूद दस्तावेज को पेश न करने पर उस दस्तावेज के उपयोग के संबंध में उपबंध किया गया है। Now, question number 33. क्वेश्चन नंबर 33, 32 का तो डी हो गया था, अब 33 क्वेश्चन देखो। मौखिक साक्ष्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यदि एक ऐसे तथ्य के बारे में है जिसे देखा जा सकता है, यदि यह एक ऐसे तथ्य के बारे में जिसे सुना जा सकता है, यदि यह एक ऐसे तथ्य के बारे में जिसका बोध हो सकता है, यदि यह एक ऐसे तथ्य के बारे में जिसकी अवधारणा की जा सकती है, मौखिक साक्ष्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? हमको बताना है जो सही नहीं है। बताइए जल्दी से। 33, यूपी लोअर 2002 और 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। यदि यह एक ऐसे तथ्य के बारे में जिसकी अवधारणा की जा सकती है, मौखिक साक्ष्य के संबंध में लिखने कौन सही नहीं है? डी आंसर दिया है परमारी ने, सुनंदा ने, ए टू जेड ने, पूजा ने, बी परिहार ने। ओके, एवरीबॉडी इज करेक्ट। यदि यह एक ऐसे तथ्य के बारे में है जिसकी अवधारणा की जा सकती है तो वो मौखिक साक्ष्य के संबंध में नहीं है। बिल्कुल सही। इस संबंधित प्रावधान को एक मिनट में बताता हूं मैं। सेक्शन 60 के अनुसार मौखिक साक्ष्य निम्न प्रकार का हो सकता है। यदि यह एक ऐसे तथ्य के बारे में है जिसे देखा जा सकता है, यदि एक ऐसे तथ्य के बारे में जिसे सुना जा सकता है, यदि एक ऐसे तथ्य के बारे में जिसका बोध हो सकता है, राय पर आधारित साक्ष्य ऐसे व्यक्ति का ही होगा जो ऐसी राय आधारित करता है। अतः मौखिक साक्ष्य के संबंध में यदि यह एक ऐसे तथ्य के बारे में है जिसकी अवधारणा की जा सकती है तो ये नहीं होगा। बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 34। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अधीन मौखिक साक्ष्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, अर्थात यदि वह निर्दिष्ट करता हो। 2 यहाँ है, 2 अगले पेज पे है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बांट दिया। ऐसे तथ्य को जो देखा जा सकता था तो वह साक्ष्य उस साक्षी का होना चाहिए जो कहता है उसने देखा। ऐसे तथ्य को जिसे सुना जा सकता था तो वह साक्ष्य उस साक्षी का होना चाहिए जो कहता है कि उसने सुना। ऐसे तथ्य को जिसका अन्य इंद्रिय रीति से बोध हो सकता था तो वह साक्ष्य उस साक्षी का होना चाहिए जो कहता है कि उसने उस इंद्रिय का रीति से बोध किया। और डी, किसी राय या अन्य आधारों को जिन पर वह राय आधारित है तो वह साक्ष्य उस व्यक्ति का होना चाहिए जिसने अन्य व्यक्तियों को उसके बारे में कहता हुआ सुना था। अब आपको क्वेश्चन का आंसर देना है कि मौखिक साक्ष्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, अर्थात यदि वह निर्दिष्ट करता हो। अब आपको
चारों ऑप्शन आपने देख लिए हैं, इसका आंसर आपको दीजिए 34। राजस्थान एपीओ 2015, ठीक है। 34 का ए बी और सी डी। थर्टी 34 का आंसर अभी तक नहीं आया है। बी परिहार ने दे दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। परिहार किसी राय या अन्य आधारों को जिन पर राय धारित है तो वह साक्ष्य उस व्यक्ति का होना चाहिए इसने अन्य व्यक्तियों को उसके बारे में कहते हुए सुना था। ये गलत है, बाकी सब सही है। बिल्कुल सही सुनंदा और अमजद खान। 34 का डी है बेटा, डी। बी परिहार ने भी सही आंसर दिया है। ए टू जेड भी सही कह रहे हैं, सुषमा ने भी सही कहा है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 35। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का अध्याय 5 संबंधित है मौखिक साक्ष्य से, सबूत का भार से, दस्तावेजी साक्ष्य से, साक्षियों का परीक्षण से। द राइट आंसर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या आपको बताना है, सिर्फ इतना बताना है कि अध्याय 5 किससे संबंधित है, बताइए। 35 राजस्थान एपीओ 2015, सबको पता होगा, जितना भी एविडेंस पढ़ लिया है सबको पता होगा कि एक किस अध्याय में कौन सा अध्याय है। अध्याय 5 में किससे संबंधित है? अध्याय 5। 35 का बी कहा परिहार रहे हैं, दस्तावेज साक्ष्य। अमजद भी कह रहे हैं 35 का डी। अमजद 35 का डी नहीं है, बी है, बी। पूजा ने कहा 35 का डी। नो बेटा, ये तो तुमने वो लगाया है। दस्तावेज साक्ष्य है, दस्तावेज साक्ष्य संबंधित अध्याय 5। ओके, अमजद ने कहा 35 का बी, मनवारी ने कहा 35 का बी, पूजा सिंह ने 35 का डी कहा था, उसको बी करो, देख लेना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 36 और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये अपन। अब इसके बाद आगे कल देखेंगे। निम्न में से कौन सा तत्व, कल अपन 9 बजे ही बैठेंगे, है ना, उससे पहले सारे काम मैंने निपटाने हैं, आज मेरे बहुत सारे काम रह गए। निम्न में से कौन सा तत्व साक्ष्य अधिनियम के मुख्य सिद्धांतों में से नहीं है? साक्ष्य को बाद विषय तक सीमित होना चाहिए, अंशुत साक्ष्य स्वीकार नहीं करना चाहिए, अंशुत साक्ष्य स्वीकार कर लेना चाहिए, सर्वोत्तम साक्ष्य सभी मामलों में देना चाहिए। कौन सा तत्व साक्ष्य अधिनियम के मुख्य सिद्धांतों में से नहीं है? साक्ष्य को बाद विषय तक सीमित होना चाहिए, अंशुत साक्ष्य स्वीकार नहीं करना चाहिए और अंशुत साक्ष्य स्वीकार कर लेना चाहिए, सर्वोत्तम साक्ष्य सभी मामलों में देना चाहिए। कौन सा मुख्य सिद्धांतों में से नहीं है, बताना आपको, बताइए। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट नाउ। 36 मध्यप्रदेश विजय 1999 मुख्य सिद्धांतों में से नहीं है। क्या साक्ष्य अधिनियम के मुख्य सिद्धांतों में से नहीं है? ऐसा कौन है जो मुख्य सिद्धांतों में से नहीं है? तो 36 का सी कहा है परिहार ने और अमजद ने, बिल्कुल सही। अंशुत साक्ष्य स्वीकार कर लेना चाहिए, सिद्धांतों में नहीं है। ओके, अंशुत साक्ष्य स्वीकार कर लेना चाहिए, मुख्य सिद्धांतों में नहीं है, ठीक है। तो अभी तक आपने सेक्शन 1 से लेके 100 तक पढ़ लिए होंगे। अब आप एक काम करें, एविडेंस के सारे सेक्शन आपको खत्म करने हैं। कहाँ तक? टोटल सेक्शन 167 है, लेकिन आप क्या करेंगे, 100 तक पढ़ लिए थे आपने, अब उसको 1 से लेके 150 तक पढ़ लें। 100 तो हो ही गए आपके, 100 चले, मतलब आपने पढ़ लिए होंगे, तो आप 100 से लेके 50 और पढ़ लें। तो सेक्शन 1 से लेके 150 आप पढ़ के रखें, उस पर अपने क्वेश्चन होते रहेंगे। अभी मिलते हैं अपन कल, ठीक है। गुड नाइट, टेक केयर। व्हाट इज योर गुड नेम? डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। मेरा नीचे चल रहा है ना, पट्टी में नाम चल रहा है, देखो बेटा, उसमें नाम आ रहा है मेरा, देखो। वो इसलिए चला रखी है ताकि आप देख पाए कि भाई मेरा नाम क्या है ना। हालांकि नाम से मतलब नहीं है मेरा, सिर्फ आप जानना चाह रहे हैं इसलिए मैंने बताया, ठीक है। गुड नाइट टू ऑल बेटा, टेक केयर, टेक रेस्ट, कीप डिस्टेंसिंग, आप सेफ रहो बेटा, है, और बस मन लगा के अध्ययन करो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।